इस मैजिक एकेडमी में छोटी सी बात पर भी लड़ाई हो सकती है क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत खतरनाक है। जब सुनवू अपनी क्लासमेट को कहता है कि उसकी आइस मैजिक ठंडी नहीं है, तो ऑब्वियसली उनके बीच डुएल शुरू हो जाता है। वैसे सुनवू बस देखना चाहता है कि वो क्या कर सकती है। हायुंग पहले अटैक करती है, बहुत सारे आइस बोल्ट्स मारती है, पर सुनवू आसानी से डॉज करता है और उसके अटैक पैटर्न का मजाक उड़ाता है। वो गुस्सा हो जाती है और एक बड़ा आइस पियर सीधा उसकी तरफ फेंकती है। सुन वो मुश्किल से बचता है और उसे अपनी फुर्ती से हैरान कर देता है। वो समझ नहीं पाती कि ये कैसे बच गया। वो नारुतो स्टाइल मूव यूज करती है उसे पकड़ने के लिए, ये सोचते हुए कि सुनवू सिर्फ भाग रहा है। तभी सुनवू उस पर कूदता है और हमला करता है। उनके स्पेल्स टकराते हैं और जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। सुनवू उसका स्पेल तोड़ देता है और उसे बचा लेता है ताकि उसके चेहरे पर चोट ना आए। पर सुनवू पहले इतना ताकतवर नहीं था। वापस आने से पहले वो इस दुनिया में एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर की तरह शांति से रह रहा था और उम्मीद कर रहा था कि हीरो सब संभाल लेगा ताकि वो अर्थ वापस जा सके। बदकिस्मती से हीरो हार गया और फाइनल बॉस से लड़ते हुए मारा गया। हीरो के मरने से दुनिया तबाह हो गई और सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया कि मेन स्टोरी पूरी तरह फेल हो गई है। इस फेलियर की वजह से दुनिया रीसेट हो गई। सुनवू कुछ समझ पाता उससे पहले सब बिखर गया। जब वो जागता है तो बस में होता है। अकेडमी को देखकर उसे एहसास होता है कि वो 7 साल पीछे आ गया है। यानी भाई पहले नॉवल में घुसा और अब टाइम ट्रैवल भी कर लिया। उसे सोजिन की मौत परेशान कर रही है, जो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी में हीरो जिंदा रहता है। उसका मरना कहानी में बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है और नए वर्ल्ड का कुछ पता नहीं। सुनवू सोचता है क्या दुनिया फिर खत्म होगी, पर इस बार वो पक्का इरादा करता है कि प्रोटैगनिस्ट को बचाएगा और नई एंडिंग बनाएगा। इसके लिए उसे कहानी के मेन कैरेक्टर्स से मिलना होगा। सुनवू एक लड़की से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उसे गुस्से में घूरने लगती है। वो फौरन चिढ़ जाती है कि ये बंदा ऐसे बात कर रहा है जैसे उसे जानता हो, जबकि ये पहली मुलाकात है। हमारे लड़के का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। जब सून वो इनकार करता है तो वो कहती है कि मुझे घूरना बंद करो। इस पॉइंट पर शब्दों से ज्यादा दर्द गोली लगने से होता। सून वो समझ जाता है कि की कैरेक्टर्स के करीब जाना आसान नहीं होगा। पहली क्लास शुरू होती है और रिप्रेजेंटेटिव स्टेज पर आते हैं। 3 लोग आते हैं। पहला है सियोजिन, जो आर्चमेज का स्टूडेंट है। सियोजिन मशहूर है और सुनवू को लगता है कि ये वो ओवरपावर्ड प्रोटैगनिस्ट है। दूसरी रिप्रेजेंटेटिव एक परी जैसी लड़की है, पर वो भोली नहीं है। सुनवू नोट करता है कि उसकी मुस्कुराहट भी बनावटी है। तीसरा रिप्रेजेंटेटिव रैंक 1 सीनियर है, जो 3 साल से टाइटल होल्ड किए हुए है। ये वो नर्ड है जो हर एनिमे में ताकतवर होता है। इसके बारे में सुनवू को ज्यादा डेटा नहीं पता। तीनों कसम खाते हैं, जबकि सुनवू देखता है कि उसके बगल वाली लड़की गुस्से में उबल रही है। सुनवू मौका देखकर उसे परेशान करने के लिए कमेंट पास करता है। वो जल्दी गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि क्या मतलब। सोचने के बाद हमारा लड़का अपना चाल चलता है और कहता है कि वो स्टेज वाले लोगों से बेहतर है। लड़की को लगता है ये बंदा अजीब है, खासतौर पर जब उसे उनकी ताकत का अंदाजा नहीं। सुनवू नाटक करता है। वो कहता है कि उसकी इंस्टिंक्ट तेज है और वो देखकर बता सकता है। लगता है उसका प्लान काम नहीं किया, क्योंकि वो खुश होने के बजाय उस पे चिल्लाने लगती है। भाई को समझ आ जाता है कि तरीका बदलना पड़ेगा। बात बदलते हुए वो पूछता है कि क्या वो अपने करियर को लेकर परेशान है। ये बात उसे पता नहीं होनी चाहिए थी। लड़की को नाम सुनकर याद आता है और वो उसे घूरकर धमकी देती है। वो कहती है कि दोबारा बात मत करना और वहां से चली जाती है। हमारा लड़का समझ जाता है कि वो चार्मिंग प्रिंस नहीं है, बल्कि उसने शुरुआत में ही सब खराब कर दिया। मैजिक एकेडमी का नया सेमेस्टर असेसमेंट टेस्ट से शुरू होता है, जिससे रैंक डिसाइड होगी। स्टूडेंट्स प्रेशर फील कर रहे हैं, पर हमारा हीरो कॉन्फिडेंट एक्ट करता है। सून वो चाहता है कि वो सेकेंड ईयर के टॉप 10 रैंकिंग में आए। पिछली जिंदगी में उसे बी रैंक के ऑफर्स मिले थे, इसीलिए वो इन लूजर्स के सामने एवरेज नहीं दिखना चाहता। वो पूरी एकेडमी को दिखाना चाहता है। टेस्ट शुरू होता है एक मेज के साथ, जो आइस बोल्ट्स यूज करके कई पुतलन को गिरा देती है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। बाकी स्टूडेंट्स को नाम से बुलाया जाता है। फिर हम कोरियन डकोटा जॉनसन को देखते हैं, वही लड़की जिसने हमारे लड़के को धमकाया था। वो अपनी फायर मैजिक यूज करके सबको हैरान कर देती है। इस लेवल पर वो प्रो मानी जाती है। असल में अगर हीरो सियोजिन वहां ना होता तो आरा लेजेंड बन जाती। हीरो की बात करें तो सोर्ड्समैन फील्ड पर आता है और तेज अटैक करता है। तीनों डमीज को वो अपनी तलवार से टुकड़ों में काट देता है। इसने फाइट बहुत जल्दी खत्म कर दी,
यहाँ तक कि अरा भी हैरान रह गई। वो स्किल्ड है, लेकिन सियोजन ऑलरेडी प्रोफेशनल लेवल पर है। वो हमेशा उसके शैडो में रही है, इसीलिए जेलस फील करती है। अगला नंबर हमारे लड़के का है। सुनवू दिखाने के लिए तैयार है कि वो क्या कर सकता है। टीचर्स उसे एक आम बच्चे की तरह याद रखते हैं जिसमें कोई खास बात नहीं। डेटा के मुताबिक वो एनहांसमेंट मैजिक में अच्छा है, पर यह अजीब है कि वो खाली हाथ आया है। पटेल सामने आते हैं। सुनवू अपने हाथ में मैजिक बनाता है। टीचर्स उसे ऑर्डिनरी समझते हैं, पर जैसे ही वो देखते हैं कि वो मैजिक कंप्रेस कर रहा है, वो चौंक जाते हैं। ये मैनिफेस्टेशन मैजिक की एडवांस टेक्निक है जो सीखने के बाद ही आती है। सिर्फ वेटरन मेजेस इसे कॉम्बैट में यूज करते हैं। इतनी हाई लेवल टेक्निक देखकर आरा और सियोजन भी हैरान रह जाते हैं। जैसे ही सुनवू अपना अटैक लॉन्च करता है ताकि पुतलों को तबाह कर सके, प्लॉट ट्विस्ट होता है। अटैक डमीज के पहुंचने से पहले ही गायब हो जाता है। देखने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पाते और उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो हीरो बन रहा था पर माना ही नहीं है। वो न्यूबी बच्चों के सामने कूल बनने गया था, पर अपनी बेइज्जती करा बैठा। अचानक बहुत सारी ब्लू स्क्रीन सामने आती हैं। सुनवू सोचता है ये सिस्टम पहले क्यों नहीं आया। अगले सीन में वो डॉर्म रूम में है और सोच रहा है कि ओरिजिनल स्टोरी बदल क्यों गई। नोटिफिकेशन बताता है कि आउटसाइडर्स प्रिविलेज अनलॉक हो गया है और 3000 पॉइंट्स मिले हैं। जोकर का खिताब भी मिला है, जो काफी फनी है। कुछ देर बाद सुनवू उन ब्लू स्क्रीन्स और लोगों की हंसी से परेशान है। अब सब उसकी शक्ल पहचानते हैं। हीरो सियोजन भी उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। 4 की कैरेक्टर्स उसे देख रहे हैं, जिससे उसे और पॉइंट्स मिलते हैं। बेसिकली सुनवू ने जल्दी ही 10,000 पॉइंट्स कमा लिए। इन पॉइंट्स को यूज करने के लिए आउटसाइडर्स प्रिविलेज चाहिए, जो सिर्फ उसे मिलता है जो दूसरी दुनिया से आया हो। ये पॉइंट्स अचीवमेंट्स और फेम से मिलते हैं। शॉर्ट में कहें तो जितनी इज्जत या बदनामी मिलेगी उतने पॉइंट्स मिलेंगे। इससे वो पॉइंट शॉप खोल सकता है जो गेम चेंज कर देता है। ये सिस्टम उसे स्किल्स और आइटम्स खरीदने की आज़ादी देता है। सुनवू खुश है कि पॉइंट्स मिले, पर दुखी है कि लोग उसे जोकर समझ रहे हैं। वापस आने की वजह से वो भूल गया था कि इस वक्त उसका माना कम है। साथ ही उसे पहले कभी इतनी अटेंशन नहीं मिली थी। अपनी एबिलिटीज चेक करने के लिए वो स्टेटस विंडो खोलता है। बदकिस्मती से हमारे लड़के के स्टैट्स रीसेट हो गए हैं और वो गुस्से में है। सून वो समझ जाता है कि ये सही मौका है अपने स्टैट्स को ध्यान से इन्वेस्ट करने का, पिछली जिंदगी की नॉलेज यूज करके। नॉवल की दुनिया में मैजिक के 4 सिस्टम हैं: एनहांसमेंट, मैनिफेस्टेशन, सपोर्ट और समनिंग। एनहांसमेंट हथियारों या बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है क्लोज कॉम्बैट के लिए। मैनिफेस्टेशन मैजिक को बनाने और छोड़ने के लिए है। समनिंग और सपोर्ट का काम है स्पेशल क्रीचर्स और अजीब एबिलिटीज के साथ कूल दिखना। सुनवू को मैनिफेस्टेशन पसंद है क्योंकि वो स्पेल्स करते वक्त कूल दिखना चाहता है। अब क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन टाइप है, उसे अपना माना बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। अचानक सिस्टम याद दिलाता है कि 300 से ज्यादा लोग उसकी हरकत से इम्प्रेस हुए हैं। लोगों के इम्प्रेस होने से पॉइंट्स मिलते हैं। इसका मतलब स्टेज पर पागल बनना इतना बुरा नहीं था। भाई को लगता है उसने जैकपॉट जीत लिया है। ये नंबर 400 तक पहुंच जाता है। डर के मारे सुनवू यूट्यूब चेक करता है और पता चलता है कि ये सब लाइव स्ट्रीम हुआ था। बंदा कामयाबी से परेशान है क्योंकि वो पॉपुलर तो हुआ, पर सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। फिर भी पॉइंट्स मिलने की खुशी है। वो सोचता है कि और पॉइंट्स कैसे कमाएं। कीबोर्ड वॉरियर बनते हुए सुनवू बटन्स दबाता है और सोचता है कि कुछ खरीदकर वो एक और बड़ा सीन क्रिएट कर सकता है। अगले दिन एकेडमी में सब उसे जज करते हैं कि क्या ये वही बंदा है। कल रात सुनवू ने हर जगह ट्रोल किया था, जिससे 5000 पॉइंट्स और मिले। क्लास में पहुंचता है तो सब बैठे हुए थे। सुनवू को सबकी अटेंशन मिलती है। एक ब्लॉन्ड लड़का उसे पंख कहता है, पर डरने के बजाय भाई उसे जवाब देता है। पूरी क्लास को एंटरटेन करने और मूड रिफ्रेश करने के लिए मजाक चल रहा है। वो वाकई हैरान है कि सुनवू का माना खत्म कैसे हो गया। यहाँ तक कि उसे ट्रस्ट फंड बेबी और टैलेंटलेस भी कह रहे हैं। ये पार्क और इनवान है। इनवान वो इडियट है जो नॉवेल के शुरू में साइको बन जाता है। सुनवू जानता है कि बहस करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो चुप रहता है। लेकिन फिर वो फ्रेंच फ्राई बालों वाला अपनी असलियत दिखाता है और सुनवू को क्लास का सबसे बड़ा बेवकूफ़ करार दे देता है। वो चाहता है कि सुनवू उसका पालतू बन जाए और जब भी इनवान बुलाए वो हाजिर हो जाए। उसकी मदद के लिए कैरिज्मेटिक स्यूजन खुद आगे आता है। वो गुस्से में है कि इनवान बाज नहीं आ रहा और मना करने के बावजूद बुलिंग कर रहा है। वो स्यूजन को ताना मारता है कि वो जीनियस हीरो बनने की एक्टिंग कर रहा है और कहता है कि इनवान जैसे आम लोगों को उसके स्टेटस की वजह से फौरन मानना चाहिए।
इससे पहले कि सियोजन कुछ बोलता, फ्रेंच फ्राई और उसका चमचा वहां से भाग जाते हैं और हमारा लड़का प्रोटैगनिस्ट के साथ अकेला रह जाता है। सियोजन उसकी हालत चेक करता है और उसे याद आता है कि सुनवू उस दिन टेस्ट सेरेमनी में था। उसे वो वीडियो भी याद है जो स्ट्रीम हुई थी। ये हमारे लड़के के लिए अच्छा नहीं है जो शर्म से मरा जा रहा है, जैसे उसकी नूड्स लीक हो गई हों। सेयोजन उसकी इज्जत बचाने के लिए कहता है कि जिसने वीडियो फैलाई वो उनकी बात वहाँ ख़त्म होती है, लेकिन सुनवो ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेता है और सुनो, ये बंदा सीधा सेयोजन को कहता है कि वो उसके साथ करे। ये कहानी बस एक डायलॉग दूर है बीएल बनने से। सुनवो ऐसी एक्टिंग करता है जैसे वो किसी मुसीबत में हो। और प्रोटैगनिस्ट से भीख मांगता है कि सेमेस्टर की डंजन क्लास के लिए वो उसकी टीम में आ जाए। जीनियस टैलेंट हैरान रह जाता है और उसकी नीयत पर शक करता है, मगर सुनवू कॉन्फिडेंटली कहता है कि ये दोनों के लिए फायदेमंद होगा। थोड़ा सोचने के बाद हीरो इनकार कर देता है और सुनवू को अनरिलायबल टीममेट कहता है। हमारा लड़का हार नहीं मानता और कहता है कि उसके साथ टीम बनाने की 2 बड़ी वजूहात हैं। सियोजन खुशी से सुनने को तैयार हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि हमारा लड़का कोई एक्सपर्ट, लेकिन नहीं, भाई की पहली वजह यह है कि वो सेकंड ईयर में सबसे आखिरी नंबर पर है। सियोजन सोचता है कि ये टीम बनाने की बहुत शर्मनाक वजह है, लेकिन फिर सुनवू एडजस्टमेंट पॉइंट्स का बताता है जो जॉइंट टेस्ट्स में मिलते हैं। अगर टॉप स्टूडेंट सबसे नीचे वाले स्टूडेंट के साथ पैर बनाए तो दोनों के स्कोर्स में काफ़ी इजाफा होगा। ये बात सियोजन को हैरान कर देती है। फिर भी वो सोचता है कि रिस्क बहुत हाई है इस नूब के साथ टीम बनाकर। अपनी दूसरी वजह बताते हुए सुनवू कहता है कि आरा ने पहले ही 2 लो रैंकिंग स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर लिया है। इसका मतलब वो स्मार्ट खेल रही है क्योंकि उसकी स्पेशलिटी AOE मैजिक है। खैर, कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि उसके लिए ये कितना आसान होने वाला है। फिर हमारा लड़का तीसरी वजह निकालता है, बावजूद इसके कि उसने 2 कहा था। सुनवू अपनी तरफ इशारा करता है और प्रोटैगनिस्ट को यकीन दिलाता है कि उसकी स्किल्स बॉटम रैंकर होने के बावजूद काफ़ी अच्छी हैं। अब ये याद रखना ज़रूरी है कि सियोजन डेकुया कोई शोनिन प्रोटैगनिस्ट नहीं है जो दोस्ती की ताकत से चले। भाई सच में सुनवू के मुंह पर हंसता है। हालांकि वो टीम बनाने के लिए मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर, जो कि सिंपल है। सेयोजान बाकी टीममेट्स को खुद सिलेक्ट करेगा। ये हमारे लड़के के लिए आसान जीत है और वो हाथ मिला लेता है, जबकि सिस्टम बताता है कि सेयोजान अब उसमें और दिलचस्पी ले रहा है। अगले सीन में क्लास चल रही है। टीचर बताती है कि माजी में 4 के बजाय सिर्फ 2 मेन मैजिक सिस्टम्स थे। ये ग्रुपिंग आखिरकार टूट गई, जिसकी वजह वो स्टूडेंट से पूछती है, क्योंकि हमारा लड़का प्रैक्टिकली स्मर्फिंग कर रहा है। सनवू जवाब देता है और बताता है कि 18वीं सेंचुरी में पहले मेघ हल्कम ने कैसे मैजिक का रुख बदल दिया। टीचर बोलती रहती है, जबकि सनवू सोचता है कि ये क्लासेस और फॉर्मूले सियोजन जैसे जीनियस टैलेंट्स के लिए भी मुश्किल होंगे। हाँ, हमारे लड़के के पास एक फायदा था। आउटसाइडर प्रिविलेज उसे तेजी से ट्रांसलेशन और कन्वर्जन करने देता है। भाई चलता फिरता चीट कोड है और उसके क्लासमेट्स उसे हैरी पॉटर की हमायनी से कंपेयर करने लगे हैं। कुछ अभी भी उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो लास्ट आया था, जिससे सुनवू को गुस्सा आता है। क्लास खत्म होती है और लंच का वक्त हो जाता है। स्टूडेंट्स हॉल से निकल रहे होते हैं जब अचानक सियोजन हमारे लड़के को पकड़कर सेलिब्रेटरी लंच के लिए ले जाता है। अगली चीज जो हम देखते हैं वो दोनों अपनी सीट्स की तरफ जा रहे हैं। एक बंदा हाथ हिलाकर उन्हें बुला रहा है। ये शाई योंगजुन है, जो स्टोरी का एक की कैरेक्टर है और इत्तेफाक से सोजन का बेस्ट फ्रेंड भी। बदकिस्मती से वो इस एग्जाम के लिए अलग हो गए, क्योंकि 2 हाई रैंकर्स को टीम बनाने पर ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। उसके सामने टेबल पर सनबू बैठा है, जो उस वीडियो की वजह से इस बंदे की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। योंगजन हैरान है कि ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब कैसे आ गए, और जिस वक्त उसे पता चलता है कि हमारे लड़के ने सियोजन के साथ टीम बना ली है, उसकी दुनिया हिल जाती है। यंगजन सोचता है कि उसके दोस्त का फर्स्ट प्लेस के लिए इतनी मेहनत करना अजीब है, जबकि वो पॉइंट एम्प्लीफिकेशन के बगैर भी फर्स्ट आ सकता है। ताहम प्रोटैगनिस्ट मानता है कि वो अरा के सिग्मा ग्राइंड सेट से डर रहा है कि वो उसे हरा ना दे। वो ये भी बताता है कि अरा ने मैक्सिमम बूस्ट के लिए 2 लो रैंकर्स को यूज़ किया है, जो यंगजुन को काफ़ी हैरान करता है। जब वो खाना खा रहे होते हैं, एक लड़की उन्हें देख रही होती है और याद करती है कि इनमें से एक ने ग्रेट सेज फॉरेस्ट पर पोस्ट किया था। सियोजन का दोस्त सोचता है कि वो क्या घूर रही है और वो ऐसे एक्ट करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जो बात उसका दिमाग खराब कर रही है वो ये कि सनवू सियोजन जैसे जीनियस के इतने करीब कैसे आ गया। अगले सीन में हम ट्रेनिंग रूम्स में हैं,
यहाँ हमारा लड़का वही मैनिफेस्टेशन एबिलिटी टेस्ट करता है, बस इस बार वो अपने माना को बचाकर चलता है। वो रासन गन बनाता है और फिर उसे बोरूटो की तरह रिलीज करता है। इस एक्शन को ट्रेजेक्टरी चेंज करने के लिए मैनिपुलेशन कहते हैं। अटैक सीधा डमी पर लगता है और ये अब राज भी नहीं रहा क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स इसकी इंप्रूवमेंट से इम्प्रेस हैं। सुन वू उनकी बदली हुई राय से बहुत खुश है। इससे पहले कि वो 7 साल पीछे आया, उसने पॉइंट्स जमा करके स्टैट्स पर खर्च किए थे। बदकिस्मती से जितना आप स्टैट्स पर खर्च करते हैं, उन्हें अपग्रेड करना उतना ही महंगा हो जाता है। इसीलिए वो एक स्पेसिफिक रैंक पर फंस गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वीडियो गेम्स में होता है। इस बार सून वो चीज़ें बदलना चाहता था। वो अपने सारे पॉइंट स्टैट्स पर ज़ाया नहीं करेगा, बल्कि ट्रेड्स और आइटम्स के जरिए उन्हें बढ़ाएगा। बेसिकली वो अंधाधुंध अपग्रेड करने के बजाय एक मजबूत बुनियाद बनाना चाहता था। सून वो एक खास माना ट्रेड ढूंढने की कोशिश करता है जो नॉवल के सेकंड पार्ट में आता है, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा नहीं रहती जब उसे उसके साथ एक नया पैसिव इफेक्ट मिलता है जो उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से उसकी मैजिक पावर को 15% तक बढ़ा देता है। उसके बाद उसने स्पेशल आइटम खरीदा जिसका नाम रिटर्न रिस्ट वॉच है, जो उसकी हेल्थ और माना रीजनरेशन स्पीड को पूरे 200% तक बढ़ा देता है। बदकिस्मती से भाई को ये तभी मिला जब उसने मास्टर शेफ नाम का 8 टियर ट्रेट बेचा। तो गॉर्डन रैमजी मुस्तकबिल में उसे नौकरी नहीं देने वाला, लेकिन हाँ, ट्रेड्स भी पॉइंट्स के लिए बेचे जा सकते हैं और इस इन्वेस्टमेंट की वजह से उसका बेस लेवल पिछली बार से काफ़ी बेहतर है। सुनवू का फ़ोन बजता है। उसे यकीन नहीं आता कि कोई उसे कॉल करेगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो स्क्रीन पर देखता है। सुनवू को हायोंग, जीहॉक और गिनते के ग्रुप चैट में डाला गया है। वो हायोंग के अलावा किसी को नहीं जानता। वो सब लो रैंकर्स हैं, लेकिन हायोंग उन कैरेक्टर्स में से है जो बाद में क्रिटिकल रोल प्ले करती है। फिलहाल वो 0 स्किल्स के साथ बिल्कुल बेकार है, इसीलिए उसका रोल इतना बड़ा नहीं होगा। सियोजन चाहता है कि सब अपनी स्पेशल स्किल्स बताएं ताकि वो एक दूसरे के बारे में जान सकें। उसकी स्किल सपोर्ट और मैनिफेस्टेशन है। हायोंग आइस मैनिफेस्टेशन और सपोर्ट में एक्सपर्ट हैं। गिनती इन्हांसमेंट टाइप है लेकिन मैनिफेस्टेशन में स्ट्रांग नहीं। हमारा लड़का अपनी डिटेल्स टाइप करता है, जबकि जे हॉप मजाक में उसकी बेइज्जती करता है कि जैसे पूरे स्कूल को उसकी मैनिफेस्टेशन स्किल का नहीं पता। गुस्से में आने के बजाय सुनवू सोचता है कि बेहतर यही है कि सियोजन को मेन प्लेयर रखा जाए और बाकी सब सपोर्ट करें। फर्स्ट प्लेस लेने के लिए उन्हें आरा की स्क्वाड से बेहतर करना था और वो उसकी टीम के मेंबर्स के बारे में जानने के लिए क्यूरियस होता है। हम दोबारा ट्रेनिंग ग्राउंड्स में आते हैं जहां मुख्तलिफ स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक एग्जामिनर स्टूडेंट को टोकता है कि वो मैनिपुलेशन पर ज़्यादा फोकस कर रहा है और स्लो लॉन्च कर रहा है। जहां तक आरा की बात है, वो अपनी एक्सप्लोजिव मैजिक से सबको शो दिखा रही है। सब सोचते हैं कि वो ब्रिलियंट है, एक सुप्रीम टैलेंट। हालांकि वो छोटी है, फिर भी उसे थोड़ी रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर उसकी मैजिक पावर कम है। इत्तेफाक से हमारा लड़का पीछे से शॉट मारता है और सबको हैरान कर देता है। उसने अभी एडवांस्ड मैनिफेस्टेशन स्पेल यूज करके टारगेट हिट किया था। सुनवू की इंप्रूवमेंट साफ नजर आ रही है। टीचर ने सुनवू की ग्रोथ को करीब से देखा है, कैसे वो सेरेमनी में फेल हुआ था, लेकिन अब वो जितनी चाहे रासन गन्स यूज कर सकता है, वो भी कम मना के साथ। ये हकीकत कि वो अपनी गलतियां खुद ढूंढकर उनका हल निकाल सकता है, टीचर को इम्प्रेस करती है। शाम तक स्पेशलिटी क्लास खत्म हो गई और टीचर ने सबका शुक्रिया अदा किया। मुश्किल क्लास के बाद स्टूडेंट्स जल्दी से चले गए। उन्होंने मेहनत के बावजूद एंजॉय किया। सुनवू को टीचर रोक लेती है और बात करने आती है। वो उसकी तारीफ करती है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है और उसे पता चलता है कि हमारा लड़का आजकल नॉनस्टॉप ट्रेनिंग कर रहा है। वो उसकी माना कल्टिवेशन इन्वेस्टमेंट के बारे में भी क्यूरियस है, क्योंकि वो देख सकती है कि उसने उस पर भी फोकस किया है। सुनवू समझ जाता है कि टीचर तेज है और उसने माजी में उसकी माना की कमी को पकड़ लिया था। वो तस्दीक करता है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद भी टीचर मानती है कि उसकी स्किल्स के हिसाब से माना कैपेसिटी काफ़ी कम है। मसला ये है कि मैसिव माना जमा करने का कोई चीट कोड नहीं है, इसीलिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी। फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा लड़का मजीद मेहनत करने के लिए खुश था। टीचर उसे एक फ्रेंडशिप ब्रेसलेट देती है, लेकिन असल में ये माना ब्रीदिंग और फॉर्म में मदद करने वाला आइटम है। सुनवू हैरान होता है और पूछता है कि क्या ऐसे गिफ्ट लेना ठीक है। इतनी आसानी से वो उसे यकीन दिलाती है कि बोझ महसूस ना करे। आखिरकार ये प्रैक्टिस के लिए एक बेकार एफ रैंक आइटम है। सून वो उसे ले लेता है और उसकी सखावत का शुक्रिया अदा करता है। जब टीचर उसे क्लास खत्म होने पर बाय करती है, हमारा लड़का अपने अनएक्सपेक्टेड आइटम मिलने पर मुतमईन होता है कि अचानक वो देखता है कि एक लड़की उसका इंतजार कर रही है।
अरा, वही अनोइंग बच्ची जिसने उसे जरा सी भी तवज्जो नहीं दी थी, अब उससे बात करने की कोशिश कर रही है। जाहिर है हमारा लड़का उसे याद दिलाकर गुस्सा दिलाता है कि वो उसके आसपास नहीं रहना चाहती थी। आरा गुस्सा नहीं होती और सियोजन की टीम में उसकी इन्वॉल्वमेंट का सुनकर हैरान रह जाती है। वो उस पर इल्जाम लगाती है कि वो एक डॉग लीच है जो टॉप रैंकर के फायदे उठाना चाहता है। ताहम आरा ये भी कन्फेस करती है कि वो इस बार फर्स्ट प्लेस हासिल करेगी और मशवरा देती है कि वो अपनी गलत फहमी से बाहर आ जाए। अब ये बंदा भी हमारी तरह कंफ्यूज्ड है कि इस लड़की की ईगो कितनी नाजुक है। थर्सडे की सुबह तक पूरी टीम इवेंट के लिए एक जगह जमा हो जाती है। सियोजन खुश है कि वो पहली बार एक जगह मिल रहे हैं और वो सब आने वाले सेमेस्टर के लिए पुरुम्मीद हैं। जी हॉक तंज करते हुए कहता है कि उनकी टीम काफ़ी यूनिक है क्योंकि उसमें टॉप रैंकर और बॉटम रैंकर दोनों हैं। वो सुनबू को ताना भी मारता है और सबको याद दिलाता है कि वो एग्ज़ाम के दौरान एक स्पेल भी नहीं बना सका था। हाँ, इस पॉइंट पर सुनबू बता सकता है कि ये बंदा उससे वाकई नफरत करता है। गिनती हमारे पास आता है। सोजन वैसे भी इन सबको कैरी करने वाला था। ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि लगता है कि वो मुफ्तखोर है। अब बचती है हायोंग जो नॉवेल के इस हिस्से में एक छोटा सा किरदार है। सुन वू को जो चीज़ परेशान कर रही है वो ये कि टीम की कॉम्पोजिशन कितनी अलग है। हायोंग का शामिल होना तो ठीक है लेकिन वो बाकी मेंबर्स के बारे में गैर यकीनी महसूस करता है। अचानक एक एग्जामिनर उनकी तवज्जो हासिल करता है और एक्सप्लोरेशन इवेंट की तफसीलात बताना शुरू करता है। क्लास दिन में 2 बार होगी और पहले दिन का मकसद सिर्फ पहली बेसमेंट फ्लोर को एक्सप्लोर करना है। फिर वो ग्रेडिंग क्राइटेरिया के बारे में बात करता है। डंजन क्लियर करने की स्पीड से ज़्यादा बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। इसके बाद रैंक बेस्ड एडजस्टमेंट स्कोर है जिसका मतलब है कि कम रैंक वाले टीममेट्स को ओवरऑल ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। आखिर में कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि आर्टिफिशियल डंजन में कंट्रीब्यूशन सिस्टम पहले से लगा हुआ है तो पॉइंट्स उन्हें मिलेंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया। सेफ्टी को भी ताजी दी गई है। इस बोरिंग हिस्से के ख़त्म होने के बाद आखिरकार उन्हें डंजन में जाने की इजाज़त मिल जाती है। इसी दौरान मॉनिटरिंग टीम हर ग्रुप पर गहरी नज़र रख रही है। इंस्ट्रक्टर यांग बच्चों को अंदर भेजकर अभी यहाँ आए हैं। जाहिर है इन टीचर्स का अपना ही मजाक चल रहा है और वो जीतने वाली टीम पर शर्तें लगा रहे हैं। ज़्यादातर आरा की टीम को सिलेक्ट कर रहे हैं ये सोचते हुए कि वो डोमिनेट करेगी। ग्रुप 7 पर इतनी ज़्यादा बेट्स लगने से ये बेमकसद लग रहा है। लेकिन तभी स्पेशलिटी क्लास की टीचर बीच में बोलती है और कहती है कि वो सियोजिन के ग्रुप को चूज करेगी। हत्ता कि सर जैंग को भी लगता है कि मिस ली की चॉइस अजीब है क्योंकि आरा की लो रैंकर्स वाली टीम सियोजिन की टीम से कहीं बेहतर है। ग्रुप 3 का मसला ये है कि उनके मेंबर्स में मिलकर काम करने की सलाहियत नहीं है और सियोजिन एनहांसमेंट टाइप होने की वजह से अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। ली समझती है कि ऐसे मेजर्स बिना टीम बैकअप के लड़ने के लिए तो ठीक है मगर वो आसानी से दुश्मनों के घेरे में आ सकते हैं। जहां तक आरा की बात है उसकी मैजिक की रेंज बहुत वाइड है जिससे वो रिकॉर्ड स्पीड पर पहली फ्लोर के बीच में पहुंच सकती है। ली मानती है कि वो अंडरडॉग बनकर टॉप स्पॉट लेने के लिए फुल मेहनत कर रही है मगर वो आखिरी नतीजा देखने के लिए पुरजोश है। और अब चलो मेजर्स पर फोकस करते हैं। प्रोटैगनिस्ट ने बिना पसीना बहाए कुछ मॉन्स्टर्स मार दिए हैं। उसके पार्टी मेंबर्स अभी तक बस मुफ्त में उसके साथ चल रहे हैं। गिनते और जीहॉक खुश हैं कि उन्हें कैरी किया जा रहा है क्योंकि वो पहली लेवल के बीच में हैं। पहुंच चुके हैं। वो दोनों पहली फ्लोर के बॉस के बारे में सोच रहे हैं और तकरीबन यकीन रखते हैं कि बिगिनर लेवल पर कोई ताकतवर जानवर नहीं होगा। जब वो हंस रहे होते हैं हयांग कहती है कि आखिर वो बॉस है तो कोई खतरनाक मॉन्स्टर ही बाहर आएगा। वो सुनबू से उसकी राय पूछती है और वो अंदाज़ा लगाता है कि एक बड़ा भेड़िया यानी वुल्फ निकलेगा। जीहाक मुड़कर उसकी बात का मजाक उड़ाता है लेकिन हमारा लड़का ये नहीं बताता कि उसे ये सब कैसे पता है। जीहाक सोचना शुरू कर देता है कि सुनवू एक झूठा है। उसकी रेज पेट काम कर जाती है और हमारे लड़के को फिर गुस्सा आ जाता है। सेवजन उन्हें लड़ने से रोकता है और कहता है कि चलो आगे बढ़ते हैं। जब वो जा रहे होते हैं हीरो उन्हें फौरन रोक देता है। जीहॉक टॉप रैंकर को डरने पर ताना मारता है जबकि सेवजन को लगता है कि फ्लोर के साथ कुछ गड़बड़ है। हायोंग सोचती है कि ये क्या है और करीब से देखने पर पता चलता है कि ये एक मैजिक सर्कल है। गिनते परेशान हो जाता है और पूछता है कि ये यहाँ क्यों है। जीहॉक भी डर जाता है कि कहीं वो किसी खतरनाक चीज में ना फंस जाए। इन सब में सबसे बहादुर हमारा लड़का सुनवू है जो सीजियन के मना करने के बावजूद सर्कल को गौर से देखता है। पैटर्न देखकर सुनवू समझ जाता है कि मैजिक सर्कल खतरनाक नहीं है। दरअसल ये बस एक सिंपल बैरियर है।
जी हॉक जाहिर है उस पर दोबारा यकीन नहीं करता, लेकिन हमारे लड़के ने पिछली जिंदगी में ये बैरियर देखा था। अपने दावे को साबित करने के लिए वो अदृश्य दीवार पर हाथ लगा देता है। सुनवू अपना हाइपोथेसिस साबित कर देता है। गिनते छिड़कर पूछता है कि अब वो क्या करें, क्योंकि वो रास्ते में फंस गए हैं। मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी दिखाते हुए सेयोजन अपनी तलवार से बैरियर को काटने का फैसला करता है। गोल्डन ऑरा निकलते हुए वो हमला करता है और बैरियर को साफ काट देता है। उसके टीममेट्स हैरान रह जाते हैं, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि बैरियर फौरन वापस जुड़ जाता है। मगर जिद्दी मेन कैरेक्टर अभी हारा नहीं है। वो अलग स्टाइल से ट्राई करना चाहता है, लेकिन जी हॉक ये टास्क पूरा करने के लिए आगे आता है। वो एक सपोर्ट टाइप है जो कूल हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो सर्कल के साथ इंटरैक्ट करता है कुछ नहीं होता। भाई बिला वजह स्टाइल मार रहा था जब तक उसे एहसास नहीं होता कि उसके तरीके से 40 मिनट लग जाएंगे। सुन वो उसे रोकता है और कहता है कि वो इसे खुद हल करेगा। दोनों हाथ रखकर वो मैजिक सर्कल के साथ इंटरैक्ट करता है, यहाँ तक कि उसका आउटसाइडर प्रिविलेज काम करने लगता है। ऑटो ट्रांसलेशन फीचर की वजह से मैजिक सर्कल का फॉर्मूला कोरियन अल्फाज में बदल जाता है। ये बेसिकली उसकी जबान में एक पहेली बन जाता है और अल्फाज को अरेंज करने के बाद सुन वो कामयाबी से मैजिक सर्कल को डीकोड कर लेता है। नतीजतन बैरियर खत्म हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि इस बंदे ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली। सेयोजिन और गिनते दोनों इम्प्रेस हैं और उनकी हैरत की वजह से सिस्टम इनाम के तौर पर 5000 पॉइंट्स देता है। हैरानी की बात यह है कि ये प्रोटैगनिस्ट के लिए इंटरेस्ट लेवल भी जनरेट करता है, जो एक नया फीचर है। बैरियर हटाने के बाद वो बॉस की लेयर में पहुंच जाते हैं, जो बिलाशुबा वही बड़ा भेड़िया है जिसकी सुन वू ने पेशनगोई की थी। ये खौफनाक शैतान वाकई ताकतवर है और बाकी ग्रुप मेंबर्स को डरा रहा है। बॉस मॉन्स्टर ग्रुप पर हमला करता है और सोजन उसे काटने के लिए पोजीशन लेता है। वो गोल्डन स्लैशेस के साथ भेड़िए पर टूट पड़ता है और उसके जिस्म के टुकड़े कर देता है। भाई बॉस को मारने के बाद कूल गाय वाली एक्टिंग भी कर रहा है, जैसे उसे जरा भी मुश्किल ना हुई हो। बॉस के खत्म होने पर वो बेसमेंट फ्लोर से बाहर निकल आते हैं और इवेंट खत्म हो जाता है। एग्जामिनर बाहर निकलते हुए उन्हें मुबारकबाद देता है और पहले हफ्ते में उन्हें दूसरा नंबर मिलता है। सेयोजन ये सुनकर हैरान रह जाता है कि वो अभी भी दूसरे नंबर पर है और पता चलता है कि आरा की टीम ने पूरा डंजन 30 मिनट जल्दी क्लियर किया। वो उसकी स्पीड से ठीक है, जबकि उसके टीममेट्स आरा के टैलेंट को मॉन्स्टर समझ रहे हैं। वो यहाँ फ्लोर को ऐसे स्पीड रन कर रही है जैसे ये माइनक्राफ्ट हो। नतीजा जो भी हो, सेयोजन सुनबू की कंट्रीब्यूशन से बहुत खुश है और सोचता है कि वो ही वाहिद वजह है कि वो टॉप 2 में आए। अगर वो बैरियर ना पिघलता तो वो बहुत पीछे रह जाते। हकीकत में सेयोजन सोचता है कि वो खुद नाकाम रहा क्योंकि वो काफ़ी नहीं था, लेकिन हायोंग उसे यकीन दिलाती है कि उसने अकेले ही उन सबको बचाया है। उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए हमारा लड़का अपनी टीम का हौसला बढ़ाता है कि ये सिर्फ पहला हफ्ता है, तो उनके पास आरा की टीम से आगे निकलने का बहुत वक्त है। जब वो जा रहे होते हैं, एक औरत सुन वू में दिलचस्पी लेने आती है। ये खतून दरअसल सपोर्ट डिपार्टमेंट की टीचर हैं और वो यहाँ एक ज़बरदस्त पेशकश लेकर आई हैं। पेशकश क्या है? ये चाहती हैं कि वो अपना मेजर बदल ले और फौरन सपोर्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो जाए। हमारा लड़का शुरू में थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन बिना वक्त ज़ाया किए टीचर को मुंह पर मना कर देता है। टीचर को उम्मीद नहीं थी कि वो उसकी शर्तें सुने बगैर ही इनकार कर देगा। वो उनके सामने ऊंची आवाज़ में बोलती है कि उसकी अथॉरिटी से उसे आसानी से 50 मिलियन वॉन की स्पेशल टैलेंट स्कॉलरशिप मिल सकती है। उसे लगा था कि ये काफ़ी होगा, मगर हमारा लड़का फिर भी मना कर देता है। यहाँ तक कि आसपास के स्टूडेंट्स भी सुनवू को बेवकूफ़ समझते हैं कि उसने इतनी बड़ी ऑफ़र ठुकरा दी। उन्हें लगता है कि उसकी मैनिफेस्टेशन स्किल्स वैसे भी अधूरी हैं, तो बेहतर था कि वो कबूल कर लेता। जब ये लोग बकवास कर रहे थे, अरा बीच में बोल पड़ी। वो सोचती है कि सुनवू का स्विच ना करना हिमाकत है, क्योंकि स्पेशल टैलेंट्स को स्कॉलरशिप से कहीं ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। पूरा कॉन्फिडेंस दिखाते हुए सुनवू ऐलान करता है कि वो मैनिफेस्टेशन के साथ ही खुश है। उसका बिला झिझक जवाब उसे हैरान कर देता है। अगले सीन में हम सेयोजन के पास जाते हैं, जो हमारे लड़के से मिलता है और अच्छे तरीके से सलाम करता है। मज़ाहिया बात यह है कि लड़की उसका नाम गलत लेती है, तो उसे ठीक करना पड़ता है। जो बात सेयोजन को हैरान करती है वो ये कि ये बंदा जगह साफ करने में मसरूफ़ है। ये किसी मादी वजह से नहीं है। सुनवू ने बस इस जगह को चमका दिया क्योंकि ये गंदी थी। उसकी नरमी उसे वाकई इम्प्रेस करती है और वो बाद में उसे खुदा हाफिज कहती है। अब यहाँ कहानी दिलचस्प होती है। ये लड़की 2 चेहरे वाली है,
जो असल में सुनवू के सफाई करने को मामूली समझती है। सिस्टम उसके इंप्रेशन को नोट कर लेता है और उसे 1000 पॉइंट्स देता है। हकीकत में स्नेल ब्राइड अचीवमेंट की वजह से सुनवू सफाई कर रहा था। वो अपनी बाल्टी उठाता है और गुनगुनाता हुआ चला जाता है, लेकिन नहीं जानता कि कोई उसे चुपके से एडमायर कर रहा है। वापस क्लास में टीचर मुख्तलिफ किस्म के मॉन्स्टर्स के बारे में बात करती है। ह्यूमनॉइड, एनिमलॉइड और फ्लाइंग टाइप्स वगैरह से शुरू करती हैं। इन सब में सबसे खतरनाक मजिन्स हैं। टीचर पूछती है कि क्या कोई जानता है कि उन्हें इतना ताकतवर क्यों समझा जाता है, जिस पर सुनवू जवाब देता है कि ये उनकी भेस बदलने की सलाहियत और बरसर्क स्टेट की वजह से है। वो इंसानों से मिलते जुलते हैं जो उन्हें एक मसला बनाते हैं। ये मॉन्स्टर्स हर बुराई की जड़ हैं और ये इंसानी खून पीते हैं, यहाँ तक कि कमतर मॉन्स्टर्स को कंट्रोल भी करते हैं। वो आम सोसाइटी में छुपते हैं और शक्ल में कोई फर्क ना होने की वजह से कोई नहीं बता सकता कि कोई माजिन है या इंसान। सिर्फ नाजुक हालात में माजिन खुद को जाहिर करते हैं जब उनकी आंखें पूरी काली हो जाती हैं। ये सुनकर सुनवू को एक खास वाकया याद आता है जो इस वीकेंड होने वाला है। वो पहली बार एक माजिन का सामना करेंगे। ये सियोजिन के एक टैलेंटेड मेज बनने की शुरुआत होगी, जिसने स्टूडेंट होते हुए एक माजिन को शिकस्त दी। हमारा लड़का समझता है कि प्रोटैगनिस्ट को अकेले इस किस्म के खतरे को संभाल लेना चाहिए, लेकिन वो परेशान है कि कहानी फिर से न बदल जाए, इसलिए वो दूसरे वेरिएबल्स को चेक करने का इरादा रखता है। खैर, उसका सबसे बड़ा मसला अभी पैसा कमाना है ताकि वो सियोजन के लिए अपने दाव लगा सके। अगले सीन में सनवू मेडिटेशन और माना बढ़ाने में मसरूफ़ है। जब वो ऐसा कर रहा होता है, सिस्टम उसे उसकी छुपी हुई ताकत बढ़ने और ट्रेड की वजह से मिलने वाले बोनस पॉइंट्स के बारे में बताता है। सनवू अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करता है और मुतमईन है कि उसकी कोशिश रंग ला रही है, क्योंकि उसने अब तक काफ़ी जमा कर लिया है। वो दूसरे सिस्टम नोटिफिकेशन में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, जो उसे बताता है कि उसका ट्रेट ग्रेड 2 पर पहुंच गया है। इस तरक्की के साथ हार्ट ऑफ ग्रेट नेचर नाम का नया इफेक्ट खुल गया है। सुनवू इसे देखकर खुश होता है और अच्छा महसूस करता है कि उसने ये ट्रेट चुना। नए इफेक्ट का कूलडाउन 24 घंटे है, लेकिन ये यूज़ करने पर 1 मिनट के लिए 1000% रिकवरी रेट देता है। बेसिकली ये किसी मुश्किल वक्त में काम आएगा। सुनवू अपनी मैनिफेस्टेशन मैजिक के साथ रहने पर फख्र महसूस कर रहा है। हालांकि उसे सपोर्ट डिपार्टमेंट की टीचर की ऑफर याद आती है। वो बैरियर सिर्फ अपनी स्पेशल सिस्टम स्किल्स की वजह से तोड़ सका था, वरना सपोर्ट डिपार्टमेंट उसकी औकात से बाहर है, क्योंकि वो अपने बैरियर्स नहीं बना सकता। अफसोस की बात है कि उसे स्कॉलरशिप के पैसे नहीं मिलेंगे। भाई के अकाउंट में सिर्फ शर्मनाक 30,000 पड़े हैं, तो वो बिल्कुल गरीब है। पैसा कमाने का कोई फौरी हल सोचते हुए सनवू मुख्तलिफ तरीकों पर गौर करता है। कोई डंजन्स एक्सप्लोर कर सकता है, मॉन्स्टर्स का शिकार और आइटम्स ढूंढ सकता है, लेकिन ये सब खतरनाक काम है। उसके लिए जो एक मुनासिब ऑप्शन है वो टावर क्लाइम करना है। मना कि वो स्टूडेंट है, लेकिन उसे यकीन है कि वो टावर की निचली फ्लोर्स को संभाल सकता है। बदकिस्मती से भाई अभी नाबालिग है, तो उसे लाइसेंस भी नहीं मिल सकता। फंस जाने पर सुनवू को एक आइडिया आता है जो उसके मसले हल कर देगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत से टीचर्स एक खास स्टूडेंट को घूर रहे हैं। हमारा लड़का अब साल का सबसे मशहूर टॉपिक बन चुका है। लगता है सब उसके कामों को ट्रैक कर रहे हैं और उसे दिन में सफाई करते हुए भी देखा था। वो उसकी पढ़ाई के शौक और एक्टिव हिस्सेदारी से भी इम्प्रेस हैं। मिस ली अपने स्टूडेंट पर बहुत फख्र महसूस कर रही हैं और सपोर्ट डिपार्टमेंट की टीचर को उसकी नाकाम कोशिश पर ताना मारती हैं। आखिर में वो सब बस खुश हैं कि कोई स्टूडेंट वाकई पढ़ाई को लेकर संजीदा है। जहाँ तक सुनवू की बात है, भाई आहिस्ता आहिस्ता खुद को कुछ ज़्यादा ही समझने लगा है और सोचता है कि वो जीनियस है। टीचर से नई अचीवमेंट मिलती है। सर्च फंक्शन एक्टिवेट करते हुए वो पॉइंट स्टोर में जाता है खरीदारी के लिए। 10,000 की भारी कीमत के साथ सुनवू अपने पैसे एक गांचा पुल पर लगाता है, किसी शानदार इनाम की उम्मीद में, हल में खुद से बुरबुराते हुए। सैटरडे की सुबह होती है। एक लंबा लड़का टावर को चैलेंज करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि बाउंसर उसे लाइसेंस चेक के लिए रोकता है। अपना लाइसेंस निकालते हुए सुनवू खुद को जिनवू नाम के सी रैंक मेज के तौर पर जाहिर करता है। सोलो लेवलिंग के फैंस ये देखकर समझ जाएंगे। इंस्पेक्टर लाइसेंस कार्ड को गौर से देखता है और फिर डेटाबेस स्कैनर में डाल देता है। यहाँ सुनवू की हालत खराब हो रही है, ये जानते हुए कि ये प्लान उल्टा पड़ सकता है। खुशकिस्मती से सिस्टम रिकॉर्ड्स में उसकी आइडेंटिटी कंफर्म कर देता है और एक्सेस दे देता है। शुरू में हमारा लड़का बुरी तरह डरा हुआ था, हालांकि वो जानता था कि ये प्लान पक्का है। याद है जब उसने वो पॉइंट्स खर्च किए थे,
उसने दरअसल पॉइंट शॉप से एक नई आइडेंटिटी खरीदी थी। वो अपनी मर्जी से कोई भी डिटेल सेट कर सकता था और उसके ऊपर एक मैजिक लाइसेंस भी ले सकता था। मैजिक लाइसेंसेस की खास बात यह है कि वो इस दुनिया में स्पेशल है। उनका मैजिक फॉर्मूला यूनिक होता है, जिसका मतलब है कि फेक बनाना नामुमकिन है। वैसे भाई ने ऐसी ग्लासेस भी पहनी हैं जिनमें हिप्नोसिस इफेक्ट है, ताकि उसके बालों का रंग बदल सके, तो उसने असल में डाई नहीं किया। खैर, सुन वू टावर में है और हान रिवर जाने से पहले उसे ये क्लियर करना है। प्रोटैगनिस्ट को तकरीबन 9:30 बजे मजिन से लड़ना है। टावर सुन वू की आइडेंटिटी को कबूल करता है और फ्लोर 27 तक एक्सेस देता है। मैजिक सर्कल पर खड़े होकर सुन वो टावर को कमांड देता है कि उसे फ्लोर 10 पर भेज दे। बदकिस्मती से ये फ्लोर पहले ही क्लियर हो चुका है, इसलिए इसे दोबारा क्लियर करने से इनाम बहुत कम मिलेगा। सुन वो को परवाह नहीं और वो दाखिल हो जाता है, क्योंकि उसका असली मकसद क्लियरेंस रिवॉर्ड्स नहीं है। इस दुनिया में पोर्टल्स हर टावर में होते हैं ताकि आना जाना आसान हो, मॉन्स्टर्स की ताकत और ट्रैप्स की मुश्किलात के हिसाब से। तरह तरह के टावर्स मौजूद हैं। ओरिजिनल साइड स्टोरी के मुताबिक टावर ऑफ ट्रायल्स ऐसी जगह है जहां से ज्यादातर गिल्ड्स डरती हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। लेकिन साइड स्टोरी की नॉलेज की वजह से सन वू जानता है कि पहले किसे टारगेट करना है। उसका मुकाबला 3 आंखों वाले ग्रेट वुल्फ से है, एक ऐसा जानवर जिसका ऑरा खौफनाक है। वुल्फ उसे फाड़ने के लिए लपकता है, लेकिन मेज आराम से अपनी मैनिफेस्टेशन मैजिक चलाता है और एक ही बार में उसे हरा देता है। टावर के मॉन्स्टर्स की अच्छी बात यह है कि वो आमतौर पर कमज़ोर होते हैं, इसलिए उनका शिकार करना मसला नहीं। असल मसला ट्रैप्स और हाई लेवल मैजिक फॉर्मूलाज हैं जो हर फ्लोर पर मिलते हैं। बाकी सब के लिए ये मुश्किल है, लेकिन सून वू के लिए ये सबसे आसान काम है, शुक्रिया उसकी ऑटो ट्रांसलेशन स्किल का। भाई मैजिक के लिए चैट जीपीटी और गूगल ट्रांसलेट यूज कर रहा है। काफी वक्त बचने पर सून वू अपनी अगली मंजिल की तरफ निकलता है। सीन हान रिवर पर सियोजन की तरफ कट होता है। योंगजुन भी यहाँ है। दोनों दोस्त यहाँ हवा खाने आए हैं। सियोजन को तस्वीर लेने का काम दिया गया है ताकि वो आज की यादें संभाल सके। वो कुछ फोटोज लेता है, बिल्कुल चिल लाइफ गुजार रहा है। इसी दौरान हमारा लड़का टावर में मॉन्स्टर्स का शिकार कर रहा है। सुनवू की किस्मत चमकती है जब उसे आइटम ड्रॉप में मैजिक क्रिस्टल शार्ड मिलता है। इससे वो अपने सफर का खर्चा निकाल सकता है। फिर वो आसपास ट्रैप ढूंढता है। दीवार के साथ इंटरैक्ट करते हुए सुनवो उसे ढूंढ निकालता है और खोल देता है, जिससे बैरियर रिलीज स्पेशलिस्ट की नई अचीवमेंट अनलॉक होती है। हॉल से निकलकर वो टावर ऑफ ट्रायल्स की छुपी हुई फ्लोर में दाखिल होता है। इसे इनर वर्ल्ड कहते हैं और ये खास है क्योंकि यहाँ की फिजा में मिस्ट्री एट्रीब्यूट माना भरा हुआ है। सुन वो अपने नतीजों से खुश है। ये हिडन फ्लोर ही असल वजह थी कि वो यहाँ आया। फ्लोर की रूह उसे टावर का चैलेंजर कहकर मुखातिब होती है और हुक्म देती है कि अपनी काबिलियत साबित करे। फरिश्ते जैसा स्टैचू ऑरा छोड़ता है, जिससे सुन वो सुन हो जाता है। गुलाब का बाग भी हिलने लगता है और उसमें से परियां निकलती हैं। इन्हें फूलों की परियां कहा जाता है और हालांकि ये टिंकरबिल की क्लोन्स ज़्यादा से ज़्यादा सी रैंक लेवल की हैं, तादाद में ये काफ़ी तेज़ी दिखाती हैं। ये मॉन्स्टर्स इंसानों को देखते ही पागल होने के लिए मशहूर है। लेकिन फिक्र नहीं, सनवू अपनी मैजिक से एक को उड़ाता है और समझ जाता है कि इस लड़ाई का फैसला स्पीड करेगी। वो हर तरफ रैसन बीम्स चला रहा है, ये जानते हुए कि कम से कम एक तो किसी परी को लगाएगी। जब वो इधर उधर भाग रही होती है, मैच मैजिक सर्कल को एक्टिवेट करता है और कॉन्फ़िगर करता है। मसला ये है कि अगर वो फ्लोर की हर एक परी को मार भी दे, तब भी वो स्टेज क्लियर नहीं कर पाएगा। पहले स्टैच्यू स्पिरिट ने उसे अपनी काबिलियत साबित करने का कहा था, लेकिन इसका मतलब मॉन्स्टर्स को मारना नहीं था। अपने आउटसाइडर प्रिविलेज इफेक्ट्स का फायदा उठाते हुए वो मैजिक फॉर्मूला को डिकोड करता है। थोड़े ही वक्त में वो बैरियर के साथ छेड़छाड़ करता है और स्पिरिट को यकीन दिलाता है कि वो खुद को साबित करेगा। सनवू को इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उसे ये ताकतें ट्रक कुन के उसे दूसरी दुनिया भेजने की वजह से मिली हैं। टावर क्लियर हो जाता है और सिस्टम उसे टावर की तरफ से पहचान और 10,000 पॉइंट्स का इनाम देता है। टावर ऑफ प्रूफ सनवू को एक नए अडैप्टिव ट्रेड से नवाजता है, जिसका नाम प्रूफ ऑफ द टावर है। फ्लोर्स फतह करने पर मुख्तलिफ आइटम्स भी मिलते हैं, जैसे कि मना रिकवरी स्पीड, मैजिक पावर और आउटपुट में इजाफा। सनवू पुरजोश है जब टावर स्पिरिट उसे कामयाबी पर मुबारकबाद देती है। चलो वापस सेयोजन की तरफ चलते हैं। आसमान आतिशबाजी से भर गया है, लेकिन वो उन फोटोज को देखने में मसरूफ है जो उन्होंने पहले ली थी। हीरो बैकग्राउंड में एक शख्स को देखता है। युंगजुन की आंखें खौफ से फैल जाती हैं जितना वो जूम करते हैं, क्योंकि हकीकत में ये फेडोरा पहनने वाला नकली जादूगर दरअसल काली आंखों वाला माजिन है।
उसी आदमी को सुनवू भी देख लेता है और हैरान होता है, हालांकि सेओजन कहीं नजर नहीं आ रहा। माजिन पागल होने के करीब है और ज़ॉम्बी की तरह घूम रहा है। वक्त कम है और 9:30 होने वाले हैं, लेकिन सेओजन का कोई पता नहीं, जिससे हमारा लड़का सोचता है कि क्या उसे पहले कूदना चाहिए। लेकिन ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि ये मेन स्टोरी लाइन का हिस्सा होना चाहिए। चीज़ों में दखल देना प्लॉट की प्रोग्रेशन को बुरी तरह ख़राब कर सकता है। माजिन अजीब हरकतें कर रहा है, जिससे एक और अजनबी नेकियाती से उसकी हालत देखने के लिए उसके पास जाता है। मैं अकेला नहीं हो सकता जिसे लगता है कि माजिन अपनी चिज़ल्ड जॉ लाइन से सबको इम्प्रेस कर रहा है। सुनवू डर जाता है जब उस नौजवान के जिस्म से खून टपकता है। वो खून की उल्टी करता है। उसकी अपनी नरमी उसकी मौत बन गई, क्योंकि माजिन ने उसे बुरी तरह खंजर मारा। वो क्रीचर उससे खिलौने की तरह फेंकता है और खून की लकीर में गिरा देता है। फिर ये बंदा बिल्कुल पागल हो जाता है और अपनी शर्ट फाड़ देता है। भाई के कोई हज़ारों एब्स हैं, हत्ता कि उसके एब्स के भी एब्स हैं। एक और बेचारी लड़की इस बरसर्क मॉन्स्टर के बिल्कुल पीछे खड़ी है। मजिन मुड़ता है और अगले शिकार पर नज़र जमाता है। बाकी लोगों को समझ आता है कि असल में क्या हो रहा है। इस दौरान हमारा लड़का मजीद इंतज़ार नहीं कर सकता और एक नेज़ा पकड़ लेता है, ये जानते हुए कि उसे बीच में आना पड़ेगा। सनवू बेसिकली कहता है, बाहर में गई स्टोरी लाइन, और लड़की की तरफ भागता है। दूसरी तरफ योंगजुन और सेओजन मैजिन एसोसिएशन के काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स के एक प्रॉपर एजेंट को इमेज रिपोर्ट करते हैं। हायुनु को पक्का यकीन है कि ये माजिन है। मसला सिर्फ उसे ढूंढना है। सबसे बुरी बात यह है कि ये एक मेला है जहां बहुत से लोग जमा हैं और माजिन खून पीने के बाद और ताकतवर हो जाता है। अचानक सेओजन की सेंसेस तेजी से काम करने लगते हैं जब उसे डार्क एनर्जी का बड़ा जखीरा महसूस होता है। हायुनु भी इसे महसूस करता है और माना के सोर्स का पीछा करता है। भीड़ में लोगों को नहीं पता कि हमारा लड़का कौन है, लेकिन माजिन उस औरत को खाने ही वाला है। वो उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त सुनवू उस पर टेबल फेंकता है, जिससे जानवर का ध्यान बढ़ जाता है। इससे औरत को वक्त पर भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन माजिन अभी रुका नहीं और उसके पीछे भागता है। सुनवू मैनिफेस्टेशन टेक्निक पर फोकस करता है। वो पहले ही जानता है कि ये माजिन मुकाबला करने के लिए एक मुश्किल बी रैंक दुश्मन है। वो सब कुछ एक ही वार में जमा करता है और मजिन के ब्लाइंड स्पॉट पर निशाना लगाता है, जो उसकी मेन वीकनेस है। रिलीज हुआ रासिन मजिन के सर तक पहुंचता है और इतना डैमेज देता है कि उसकी तवज्जो हासिल कर सके। सुनवू सब्र से इंतजार करता है जब वो मॉन्स्टर अपने आधे जले हुए चेहरे के साथ खौफनाक तरीके से मुड़ता है हमले से बचने के बाद। उसकी रीजनरेशन एबिलिटीज जले हुए चेहरे को जल्दी ठीक कर देती हैं और अब सुनवू बड़ी मुसीबत में है। वो दिमाग को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो काम नहीं करेगा। गुस्से में मजिन पर्पल ऑरा निकालता है और मैगन के पीछे भागने लगता है। वो क्रीचर हमारे लड़के पर कूदता है, सुनवू को कोने में ढकेल देता है और उसे आखिरी मूव यूज करने पर मजबूर कर देता है। हार्ट ऑफ मदर नेचर टेक्निक एक्टिवेट करते हुए वो 60 सेकंड के लिए अपनी मैना रिकवरी स्पीड को 1000% बढ़ा देता है। इसके साथ ये बंदा एक ही वक्त में कई रासन बनाता है। ये ठीक है अगर सुनवो क्रीचर को हराने के काबिल नहीं भी है, क्योंकि वो सिर्फ वक्त गुजार रहा है। उसके एनर्जी ब्लास्ट्स मैजिन के जिस्म तक पहुंचते हैं और उसे हर तरफ से जला देते हैं। क्रीचर जमीन पर गिर जाता है जब सुनवू अपने मैनिफेस्टेड ब्लास्ट और ज्यादा भेजता है, जिससे मैजिन डिफेंसिव पोजीशन लेने और उन्हें रोकने पर मजबूर हो जाता है। हमारा लड़का इससे खुश है जब तक वो मॉन्स्टर से कुछ फासला रख सके। उसका मेन टारगेट मैजिन का सर है, हालांकि क्लियर हिट लगाना मुश्किल हो रहा है। गुस्से में मैजिन सुनवू के ब्लास्ट से दब जाता है, जो सोच रहा है कि वो अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। बदकिस्मती से हमारे लड़के के लिए वो 1 मिनट बहुत जल्दी गुजर गया। अब वो पीछे हटने पर मजबूर है, जबकि उसका दुश्मन लाइट की स्पीड से हील हो रहा है। माजिन वापस फुल हेल्थ पर आ गया है, लेकिन इससे पहले कि वो हमला करता, एजेंट हायुनो एक काटने वाले स्लैश के साथ आता है, क्रीचर का सर काट देता है और उसके टुकड़े कर देता है। इसके साथ माजिन खत्म हो गया और हालात वापस कंट्रोल में है। एजेंट खास तौर पर नौजवान का शुक्रिया अदा करता है कि उसने जानवर को रोके रखा जब तक वो बीच में नहीं आ सका। वो बाद में इनाम देने के लिए सुनवू का आइडेंटिटी लाइसेंस भी मांगता है। हमारा लड़का उसे अपना मामूली सी रैंक कार्ड देता है, जिससे एजेंट हैरान होता है, जो कम से कम बी रैंक की उम्मीद कर रहा था। ह्यूनू के अलावा योंगजून और सियोजन भी वहां पहुंच जाते हैं, जिससे हमारा लड़का चौंक जाता है। ये दर्द सर है कि वो अभी आए हैं, जबकि उन्हें इससे बहुत पहले आना चाहिए था। मैक को दूर से देखते हुए सियोजन सोचता है कि क्या उसने इस बंदे को पहले कहीं देखा है।
मतलब मुझे यकीन है कि अगर उसने उसकी टेक्निक एक बार भी देखी होती तो भाई फौरन जान जाता कि ये कौन है। प्रोटैगनिस्ट हमारे लड़के के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो किम सनवू को जानता है। वो ये भी बताता है कि वो लड़का मैजिक मिलिट्री एकेडमी जाता है। यहाँ तक कि योंग जून भी उनमें मुशाबहत देख सकता है। अपना भेस कायम रखते हुए वो नकली जिन्बू दावा करता है कि उसने उस बंदे के बारे में पहले कभी नहीं सुना। खुशकिस्मती से एजेंट ह्यूनो समझता है कि ये लोग उसका वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो वो उन्हें वहाँ से भगा देता है। फिर वो हमारे लड़के की दोबारा तारीफ करने के लिए मुड़ता है, लेकिन सेओजन को इस बंदे पर पूरा शक है और वो उसे घूरता है। सनवू ऐसे एक्ट करता है जैसे बीच में आना उसका फर्ज था। जबकि एजेंट कहता है कि वो हालात रिपोर्ट करने जा रहा है। बदले में सुनवो उसकी जान बचाने का शुक्रिया अदा करता है और ह्यूनो के जाने के बाद सिस्टम उससे मिशन में हिस्सा लेने का क्रेडिट देने के लिए सामने आता है। हालात खराब लग रहे हैं क्योंकि वेरिएबल्स मेन स्टोरी लाइन से हटना शुरू हो गए हैं। सिस्टम इस तब्दीली को नोट करता है और कॉजालिटी पॉइंट्स में 0.2 का इजाफा करता है। ये सब सुनवू की मुदाखलत की वजह से हुआ। कॉजालिटी दुनिया में उसकी अपनी अथॉरिटी बनाएगी, खासतौर पर अगर वो किसी अहम इवेंट को अकेले हल करने के लिए आगे बढ़ता है। इसका मतलब है कि हमारा लड़का हीरो और मॉन्स्टर क्राउस के बीच में आखिरी लड़ाई में बीच में आकर तकदीर बदल सकता है, जो उसे मारने का जिम्मेदार था। अथॉरिटी का दारोमदार कॉजालिटी पॉइंट्स के लेवल पर है। 100 पॉइंट्स तक पहुंचने पर ड्यूस एक्स मशीना इफेक्ट भी है, जो उसे कोई भी ख्वाहिश पूरी करने की इजाज़त देता है। जाहिर है पहली चीज़ जो सुनवू के दिमाग में आती है वो अपने दोस्तों के पास असल दुनिया में वापस जाना है। कोशिश करने के लिए ये मोटिवेशन उसके लिए काफ़ी है। मुश्किल हो गया है क्योंकि अब वो हीरो सियोजन को बचा सकता है और कॉजालिटी हासिल कर सकता है, तो अब से भाई मैं स्टोरी लाइन में घुसने की पूरी कोशिश करेगा। अगले सीन में सनवू को मेज एसोसिएशन से 15,000 वॉन का इनाम मिलता है क्योंकि उसने माजन को रोके रखा था। इतनी मेहनत के बाद ये रकम मिली तो वो इसे लग्जरी सर्विसेज पर खर्च करने का सोच रहा है, तो वो मेजेस के लिए रिजर्व्ड प्रीमियम होटल जाता है। होटल हनसांग कॉरपोरेशन का है। ये कॉन्ग्लोमरेट है जिसके पास बेइंतहा ताकत और पैसा है और ये मेन स्टोरी लाइन में भी अहम किरदार अदा करते हैं। सुनवू का अच्छे से इस्तकबाल किया जाता है और वो हान सज्जुन को देखता है जो हानसांग ग्रुप का वाइस चेयरमैन है। वो कॉन्ग्लोमरेट का अगला मालिक बनने के लिए सबसे पहले नंबर पर है। सज्जुन को पता चलता है कि उसकी बहन भी उसके साथ डिनर करना चाहती है और वो बहन कोई और नहीं बल्कि शान है। इससे सुनवू को याद आता है कि वो भी कहानी का हिस्सा है। अपने कमरे में वो सोचता है कि उसे नेज़े का क्या करना चाहिए। ये हथियार बहुत चमकदार है तो इसे बेचना ही पड़ेगा। एन्चांटमेंट बुक बाद में काम आ सकती है। और जहां तक हर्ब्स की बात है, वो इन्हें शॉन को भेजने वाला है, लेकिन उसके करीब जाने के लिए उसे कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। अगली सुबह खबरों में ऐलान होता है कि एक मेज ने टावर ऑफ ट्रायल्स की हिडन फ्लोर फतह कर ली है। फुटेज में एक सी रैंक मेज के काम दिखाए जाते हैं जिसने एक माजिन को भी हराया था। थोड़े ही वक्त बाद मेज एसोसिएशन ऑफिशियली किम जिन्वू को उसके कारनामों पर मुबारकबाद देती है और वो उसे रैंक लेवल ऊपर करने का भी सोच रहे हैं। अवाम हैरान है कि ये बंदा कहाँ से टपक पड़ा और एक ही दिन में इतना नाम बना लिया। उन्हें ये भी लगता है कि उसने मजिन को अकेले ही हराया। इतनी शोहरत और रेप्यूटेशन बढ़ने पर सिस्टम उसे लेसर हीरो अकम्पलिशमेंट से नवाजता है। तकरीबन 2 मिलियन लोग उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, जिससे उसे एक ही बार में 21,000 पॉइंट्स मिलते हैं। सुनवू खुश है कि वो अपनी नई आइडेंटिटी एसोसिएशन की नज़रों में कायम कर सका। अब जबकि हर तरफ उसी के चर्चे हैं, वो शान को ढूंढने हानसांग फार्मास्यूटिकल्स जाता है। आसपास के लोग पहले ही टीवी वाले मशहूर लड़के को नोट कर रहे हैं। सुनवो दूर से एक खास मेज को देखता है जो कि हानसांग फैमिली की मशहूर एस रैंक मेज जैंग सूगी है। वो डर जाता है कि एक एस रैंक मेज यहाँ क्यों घूम रही है। रिसेप्शनिस्ट जिन्वू को देख लेती है और हमारा लड़का अपना तारुफ करवाता है इस नियत से कि वो टावर से लाए गए कुछ हर्ब्स बेच सके। आखिरकार वो डायरेक्टर खुद हानसांग शान के साथ रूम में होता है। वो उसके लाए हुए सामान से बहुत खुश है और महसूस करती है कि प्लांट्स की एनर्जी आम आइटम्स के मुकाबले में बहुत ताकतवर और नायाब है। हत्ता कि वो इसे इनक्रेडिबल हर्ब कहती है, जिससे वो सोचती है कि इस नौजवान को इसकी नायाबी का कैसे पता चला। सुन वो बात सीधी रखता है और कहता है कि उसने मेडिसिन पढ़ी है, जबकि हकीकत में वो सिर्फ डिवाइन ग्रास हर्ब की खासियत जानता है। ये दूसरे हर्ब्स की ताकत को बढ़ा देती है बगैर किसी अपनी खासियत के। इस वक्त इसे ठीक से प्रोसेस करना मुश्किल है, इसलिए वो मामला जीनियस फार्मासिस्ट शॉन के हाथों में छोड़ देता है। वो उसकी बात नहीं समझती, लेकिन वो हर्ब में दिलचस्पी रखती है और उसकी शर्तें पूछती है।
5 का नंबर दिखाकर भाई खुल्लम खुल्ला 500 मिलियन वॉन की एडवांस पेमेंट और कंपनी में छोटी सी इक्विटी मांगता है। शॉन को ये ऑफर थोड़ी बेइज्जती लगती है और सोचती है कि इस मगे को पता ही नहीं कि वो क्या बात कर रहा है। घबराने के बजाय मगे दलील देता है कि डिवाइन ग्रास आखिरकार कमर्शियलाइज्ड प्रोडक्ट बन सकती है और अकेले ही इंडस्ट्री पर कब्जा कर लेगी। इस पॉइंट के बावजूद डायरेक्टर जोर देती है कि उसे इक्विटी नहीं मिल सकती। सुनवू अपनी ऑफर बदलकर अंडरग्राउंड ऑक्शन की वीआईपी मेंबरशिप मांगता है, साथ ही पोषण और आइटम क्रिएशन के फायदे भी। वो सर्विसेज की कीमत अदा करेगा। डायरेक्टर इस बंदे को एक नज़र देखती है और समझ जाती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो चाहता है कि वो उसे वो लाकर दे जो उसे चाहिए, लेकिन फिर हमारा लड़का ऐसा काउंटर मारता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट फैल जाती है। सुनवू कहता है कि वो उसके बड़े भाई सिन की कमजोरियां फाश कर देगा। वो अच्छी तरह जानता है कि वो हानसंग ग्रुप का पूरा कंट्रोल लेने की साजिश कर रही है, इतना कि उसे परवाह नहीं अगर इस चक्कर में उसका खानदान तबाह हो जाए। सीन माजिन के एक अंधेरे कोने में कट होता है। यहाँ वो जांग हान की मौत पर बात कर रहे हैं, हालांकि वो इसे आसानी से रोक सकते थे। गुस्से में बैक गंग फ्रस्ट्रेशन में टेबल तोड़ता है और अफसोस करता है कि वो जल्दी बीच में नहीं आ सका। सबऑर्डिनेट को लीडर के ऑर्डर्स याद दिलाए जाते हैं। आखिरकार अगर वो अभी इंसानों पर तबाही मचाएंगे तो वो खुद खतरे में पड़ जाएंगे। बैक गंग गुस्से में पागल हो जाता है और पूछता है कि कब तक उन्हें बुज़दिलों की तरह अंधेरे में छुपना पड़ेगा। किम जुनवू के ख्याल से उसका खून खौलता है और वो उस मेज को ज़िबह करने पर तुला हुआ है जिसने उसके दोस्त को मारा। दूसरा बंदा सोचता है कि ये अक्लमंदी नहीं होगी अगर जिन वो मांगे पहले ही उनके क्लाइंट के साथ अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। बैक गैंग मानता है कि ये फिर भी ठीक है, आखिरकार उसका क्लाइंट उससे भी ज्यादा जालिम है। हानसांग ग्रुप के 2 बहन भाई सेजन और शॉन मिलते हैं, जैसा कि बैक गैंग ने पेशंगोई की थी कि इनमें से एक इतना जालिम है कि खुशी से अपने ही खानदान को खत्म कर देगा। रास्ते में सेजन अपनी बहन से उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का पूछता है। वो तंज करती है कि कितनी बुरी हालत है जिसने उसे निचोड़ कर रख दिया है। उसके भाई को लगता है कि उनके बाप ने शॉन को ढेर सारे शेयर्स देने में जल्दी की थी। वो उसे ऑफर भी करता है कि वो शेयर्स वापस कर दे और कंपनी उसे कंट्रोल करने दे ताकि वो बाद में उसकी जगह वाइस चेयरमैन बन सके। लेकिन ये ऑफर तौहीन आमेज है और उसे गुस्सा दिला देती है। वैसे सून वू ने उसका नंबर हासिल कर लिया। वो अपनी दोनों आइडेंटिटीज के लिए 2 अलग अकाउंट्स यूज कर रहा है और सोचता है कि उसने उससे मिलकर सही किया। अपना सारा सामान बेचने की वजह से उसे घर वापस जाने की फिक्र नहीं करनी पड़ी। उसकी खास बात यह है कि उसका नेटवर्क शानदार है। सुन वो जानता है कि वो उस कमजोरी को जरूर क्रॉस रेफरेंस करेगी जो उसने बताई थी। इसी हवाले से शॉन उसे टेक्स्ट करती है कि वो 1 महीने तक उसकी एरेंड रनर बनने के लिए तैयार है। सिस्टम ऑफिशियली उसे उन कैरेक्टर्स में शामिल करता है जो हमारे लड़के पर भरोसा करते हैं। वो आज ही एडवांस पेमेंट भी भेजने वाली है, जिससे वो बहुत खुश होता है। सुन वो उस टेक्स्ट करता है और याद दिलाता है कि पोषण और एडमिशन टिकट तैयार रखना। लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो शॉन जल्दी कर सके। जब दोनों काम हो जाएंगे तो वो रब्ता करेगी। डील पक्की होने पर हमारे लड़के को एहसास होता है कि जिनवू वाली आइडेंटिटी कायम रखना मसला बन सकता है, क्योंकि ये डीमन बाउंड रूट एक्टिवेट कर देता है। इस कैरेक्टर का ओरिजिनली एक रिवेंज आर्क भी था, तो वो भी आने वाला है। सुनवू सिस्टम में डिटेक्शन ट्रेट्स ढूंढता है और काफ़ी सारे ट्रेट्स सामने आते हैं। वहाँ किलिंग इंटेंस सेंस है, जिसकी कीमत पूरे 50,000 पॉइंट्स है। ये बहुत महंगा है, लेकिन आसपास के लोगों की ब्लड लस्ट महसूस करने के लिए इसके बड़े फायदे हैं। इसीलिए हमारा लड़का गर्दन बचाने के लिए ये छोटी सी कीमत अदा करके खरीद लेता है। कुछ दिन गुजर गए, जो पोशंस उसने मांगे थे वो बन गए। शॉन उसके साथ अपनी दूसरी मुलाकात बताती है कि कैसे उसने डिवाइन ग्रास को मिक्स किया, जो पोशंस के असरात और साइड इफ़ेक्ट्स दोनों को बढ़ा देगा। ये माना एलिक्सर्स 5 मिनट के लिए माना रिकवरी स्पीड को 500% तक बढ़ा देंगे, लेकिन यूज़ करने के फौरन बाद 30 मिनट तक थकावट की हालत रहेगी। तो ये 2 धारी तलवार है। जो चीज़ डायरेक्टर को परेशान कर रही है वो ये कि एक काबिल माझी को ऐसे बेकार एलिक्सर की ज़रूरत ही क्यों है। फिर ये बात भी है कि वो उसके भाई के साथ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानता है। शियान उस कमज़ोरी की बात करती है और बताती है कि कैसे उसने अपने कनेक्शंस के ज़रिए तस्दीक की। नतीजे हैरानकुन थे। उससे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसका भाई उन मौतों का जिम्मेदार है। बहुत से लोगों की ये हकीकत कि वो कई मजिन्स या डीमंस के साथ रब्ते में है, एक और बड़ा मसला है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस बंदे ने
एक आम से दिखने वाली सी रैंक मेज ने ये सब कैसे पता लगाया? सुनवू ये सब नॉवेल की स्टोरी लाइन की वजह से जानता है, जहां सेजुन लालच में आकर डीमंस के साथ मिल जाता है। वो अपनी तब्दीली की वजह से कहानी का बड़ा विलन बन जाता है। लेकिन हमारा लड़का ये बात उसकी बहन के सामने खुलकर नहीं बोल सकता, उसे आसानी से रिजेक्ट करने के लिए। भाई उसकी कंपनी में पूरे 5% इक्विटी मांग लेता है। इससे शॉन का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि ये उसका साफ इनकार करने का तरीका है। जहां तक अरीना टिकट की बात है, शॉन ने इंतजाम कर लिया है, लेकिन यह आसानी से ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसके बजाय उसे उसके साथ जाना पड़ेगा, और यही वजह है कि वो ऐसे तैयार हुई है। डायरेक्टर उसके मकसद जानने के लिए क्यूरियस है, जबकि सनवू बस कहता है कि वो अपना पैसा इस्तेमाल करना चाहता है। खामोशी छा जाती है इससे पहले कि शॉन पूछती है कि वो उस पैसे का क्या करेगा? पता चलता है कि हमारे लड़के का प्लान वो सारी रकम गैम्बलिंग पर लगाने का है। शॉन उसे पागल कहती है और इस जोकर को याद दिलाती है कि उनकी डील 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी। वो मागे से वाकई मायूस हुई है, लेकिन हमारे लड़के को कोई परवाह नहीं कि वो क्या सोचती है। वो पहले ही जानता है कि जब वो अरीना में अगली रुकावट पार करेगा तो वो उसका भरोसा और जीत लेगा। अगले सीन में सुनवू और शॉन वहां होते हैं जब उसे वीआईपी ब्रेसलेट मिलता है, जो उसे नए मेंबर के तौर पर सेलिब्रेट करता है। एक आदमी उनके पास आता है जिसे सुनवू फौरन पहचान लेता है। ये हैरियोंग है, एस रैंक डीमन और कहानी के टॉप विलन्स में से एक। ये बंदा खतरनाक है क्योंकि ये अंडरग्राउंड अरीना का होस्ट है। वो मेंबर को मुख्तसर सलाम करता है और उतनी ही जल्दी चला जाता है। सुनवू खुद को याद दिलाता है कि ऐसे बंदे से पंगा नहीं लेना, वरना वो बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। बाद में अरीना में ऑडियंस शो देख रही होती है। शॉन को उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग यहाँ होंगे। वो सब यांग होंगजू की वजह से जमा है, जो सबसे मशहूर फाइटर्स में से एक है। इस बंदे ने लगातार 3 साल तक अकेले चैंपियन टाइटल अपने पास रखा, सिर्फ लड़ने की सलाहियत में। भाई ए रैंक मेज है। शॉन सोचती है कि अगर ऐसा है तो हर कोई उसी पर शर्त लगाएगा। सुन वो तस्दीक करता है और कहता है कि असल पैसा कमाने के लिए उन्हें एक और ट्रिक चलनी पड़ेगी। शॉन हैरान रह जाती है और उसे शर्त लगाते हुए देखती है। ये 530 मिलियन दाव पर लगा देता है होंगजू के ओपोनेंट पर। हत्ता कि स्टाफ मेंबर भी हक्का बक्का रह जाता है, जबकि शॉन सोचती है ये इडियट पागल हो रहा है। बड़ा सवाल ये है कि होंगजू का मुकाबला किससे होगा। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि एक रुकी है जो पहली बार डेब्यू करने वाला है। स्टाफ मेंबर अपने बॉस को होंगजू के ओपोनेंट पर लगाई गई भारी रकम के बारे में बताने जाता है। हारों को पता चलता है कि ये वही रैबिट मास्क वाला बंदा है जो अभी रजिस्टर हुआ है। साथ ही वो उसकी काफ़ी इज्जत करता है और सोचता है कि क्या सेनवू बस एक और अमीर ज़्यादा है जिसके शौक अजीब हैं। वैसे वो 2 माजिन्स भी करीबी इलाके में चिल कर रहे हैं। बैक गैंग तब जाता है जब उसे पता चलता है कि वो माजे शॉन के साथ इवेंट में आया है। ये बंदा माजे को मारने के मौके के लिए तरस रहा है और ऐलान करता है कि वो हिसाब बराबर करेगा और अपने दोस्त का बदला लेगा। अरीना में होंगजू के पिछले अपोनेंट ने अभी सरेंडर किया है। ऑडियंस उस बंदे को बुरा भला कह रही है कि उनका कीमती पैसा डुबो दिया। फिर भी शॉन की नज़र में ऐसा रिएक्शन मुतवक्का है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड मैच है। ऑर्गेनाइजर्स कभी किसी को लड़ाई में मरने नहीं देंगे, इसीलिए मैचेस अक्सर जल्दी खत्म कर दिए जाते हैं। अगला नंबर होंगजू के अपोनेंट का है, जिस पर 530 मिलियन लगाए गए हैं। ये शख्स रोकी लियोंग होगा, जो आज सबको हैरान कर देगा। सेनवू देख सकता है कि उसके अलावा सब ने होंगजू पर शर्त लगाई है। हकीकत में वो पहले ही मजाक उड़ा रहे हैं।